जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हुए अगर कांग्रेस की ना बात करें, कांग्रेस की स्थापना की ना बात करें, उसके सेशंस की बात ना करें, उससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सेशन उत्तर प्रदेश में हुए, कहां हुए, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और साथ साथ उन सेशन की विशेषताएं क्या हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं एमके यादव यूपीपीसीएस चैनल पर, और सेशन की हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। जब हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के कैंपस में 72 प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा मिलकर कांग्रेस फाउंड की जाती है। कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे चलकर ह्यूम की डेथ होने के बाद फाइनली कांग्रेस द्वारा ह्यूम को यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 1885 से लेकर अगर हम बात करें 1947 के बीच में कि यूपी में कांग्रेस के कुल कितने सेशन हुए, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखें तो उत्तर प्रदेश के कुल टोटल कितने, तो यहां पर याद रखना है आप लोग को कि एक यानी कि मेरठ, इसके बाद से हम बात करें कानपुर, लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद, यानी कि कुल 5 शहरों में, यानी आजादी से पहले अगर हम लोग 1885 से लेकर 1947 के बीच की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस के कुल कितने, तो इन 5 शहरों में, इन 5 सिटीज में कुल कितने, तो 5 सिटीज में टोटल 9 सेशंस होते हैं। 9 अधिवेशन हम लोग को कंडक्ट होता हुआ दिखाई देता है। टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितने, 5, और टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने, 9। अब यहां पर देखें लखनऊ की बात करते हैं, नवाबों का शहर जिसे हम लोग लखनऊ कहते हैं। लखनऊ में कांग्रेस के कुल कितने, 3 सेशन आपके कंडक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। कितने हुए, 3 हुए। इसके साथ साथ इलाहाबाद में भी आपको कांग्रेस के टोटल कितने, 3 सेशन हुए, 6 सेशन ये हो गए। ठीक है, 7 यानी एक मेरठ में हुआ, एक मेरठ में हुआ, ये आप कह सकते हैं कि ये 7वां सेशन हो गया, 6 हो गए और ये 7 हो गया। एक कानपुर में हुआ, ठीक है, यहां पर एक कानपुर में होता हुआ दिखाई देता है, और इसके साथ साथ एक हम लोग कहां पे देखते हैं, बनारस में, यहां पर एक बनारस में देखते हैं, एक सेशन बनारस में होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के 6 और 3 टोटल 9 सेशन हम लोग को भारत की आजादी से पहले उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए एक एक सेशन के बारे में यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। यहां पे सबसे पहले हम बात करें तो 1888 में यानी 1888 में हम लोग को यूपी में कांग्रेस का पहला सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कौन, जॉर्ज यूल, इसके एज ए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। जॉर्ज यूल को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जॉर्ज यूल के बारे में कहा जाता है कि ये कांग्रेस के फर्स्ट क्या थे, यूरोपियन प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट यूरोपियन पर्सन प्रेसिडेंट थे। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, इन सब का आंसर क्या होगा, जॉर्ज यूल। और सेशन कौन सा था, 1888 का था, 1888 का कांग्रेस का 4th नंबर का सेशन था। ये आपका 4th सेशन है, नेशनल लेवल का सेशन दिखाई देता है, 4था अधिवेशन था, और कहां पर, इलाहाबाद में कंडक्ट किया गया था, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं।
आईएनसी के प्रथम गैर भारतीय, या कह लें कि यहां पर गैर भारतीय से ज्यादा रहेगा, यूरोपीय प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या थे, मॉडरेट लीडरों के सपोर्टर्स हुआ करते थे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इन्हें क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। वायसराय लॉर्ड डफरिन का ये टाइम पीरियड था। ठीक है, और इस सेशन में देखें टोटल कितने आए, 1248 लोग यहां पर प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया पूछेगा आपसे, तो आप बताएंगे लॉर्ड डफरिन का नाम यहां पे लेंगे कि लॉर्ड डफरिन इस समय क्या हुआ करता था, वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करता था इनके सेशन के टाइम। ठीक है, इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत बात क्या थी, तो आईसीएस एग्जामिनेशन, यहां पर आईसीएस एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में आईसीएस एग्जामिनेशन के लेकर यहां पर मांग रखी गई थी। साथ साथ यहां पर सैन्य बजट में कमी करने की भी बात कही गई थी, और विधान परिषदों के विस्तार की बात कही गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने, ये आपका फर्स्ट वाला सेशन हो गया, जो कहां पे हुआ था, इलाहाबाद। इलाहाबाद में यह सेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद से सेकंड सेशन की बात करते हैं, तो 1892 में फिर इलाहाबाद में आपका सेशन कहां होता है, 1892 में, और यह 8वां सेशन था। इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये वही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये यहां पर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और यह सेशन फिर कहां होता है, आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यह सेशन होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। यहां पर दूसरी बार, यहां पर विशेषता क्या है, अगर विशेषता की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या होते हैं, सेकंड टाइम यहां पर दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 2 बार अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी पहला ऐसा व्यक्ति जो 2 बार अध्यक्ष बना, पहला व्यक्ति। हालांकि इसके बाद से बहुत सारे लोग बने, लेकिन पहला व्यक्ति जो 2 बार अध्यक्ष बना वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय विधान परिषद, यहां पे भारतीय परिषद अधिनियम ने 1892, जो 1892 का एक्ट आया था, उसकी यहां पर क्या की जाती है, यहां पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की कड़ी आलोचना यहां पर की जाती है इस अधिवेशन में ही। साथ साथ यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार न मिलने का विरोध किया जाता है, और वास्तविक निर्वाचित प्रतिनिधित्व और नामांकन प्रणाली के अंत की मांग की जाती है यहां पर कांग्रेस के द्वारा इस इलाहाबाद सेशन में। इसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का अगला सेशन कहां पे होता है, तो 1899 में अगला सेशन होता है, और ये कहां पे होता है, लखनऊ में। लखनऊ में यह सेशन आपका कंडक्ट कराया जाता है। कौन सा सेशन था, यह कांग्रेस का 15वां सेशन था। आर.सी. दत्त या रमेश चंद्र दत्त इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, ये एक कहा जाता है कि अगर इनके बारे में बात किया जाए, रमेश चंद्र दत्त के बारे में, क्या प्रतिष्ठित एक आईसीएस ऑफिसर थे, और साथ साथ कहा जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक के राइटर भी ये माने जाते हैं। ठीक है, धन निकासी सिद्धांत पर केंद्रित इनकी इस सेशन में स्पेशली धन निकासी सिद्धांत पर केंद्रित यहां पर बहस होती है। और 1896 से लेकर 1900 के भीषण अकालों के दौरान सरकार के आकलन की कड़ी आलोचना यहां पर निंदा की जाती है। किसानों की रक्षा हेतु भूमि राजस्व की अस्थायी व्यवस्था, सैन्य व्यय में कमी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने की डिमांड यहां पर इस सेशन में किया जाता है। इसके बाद 1905 में आपका सेशन कहां पे होता है, तो यह होता है बनारस में। बनारस का सेशन होता है 1905 में। प्रेसिडेंट आपके कौन बनाए जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को एज ए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और यह कौन से नंबर का, 21 नंबर का सेशन था, 21वां सेशन था कांग्रेस का। ऐतिहासिक बदलाव अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, कांग्रेस के मंच से हालांकि स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन के कार्यक्रम को एक्सेप्ट तो नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी औपचारिक घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसका समर्थन नहीं किया गया, बल्कि उसका जमकर यहां पर विरोध किया गया। ठीक है, साथ साथ स्वदेशी और बहिष्कार को ओनली याद रखिएगा मान्यता दी गई थी, कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया था, यह चीज याद रखिएगा।
और आगे चलकर कहा जाता है कि यही चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्प्लिट का एक कारण भी बन जाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन हो जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में ही, जब ये प्रेसिडेंट बने थे, 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की थी। तो यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहां पर। चलिए, इसके बाद से आप देखें 1910 में सेशन फिर कहां पे होता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका फिर सेशन होता है 1910 में। और यहां पर फिर एक यूरोपीय आपके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जिनका नाम था सर विलियम बेडरबन। इलाहाबाद में सेशन हुआ था, 26 नंबर का सेशन था। विलियम बेडरबन के बारे में याद रखिएगा। विलियम बेडरबन कांग्रेस के एकमात्र ऐसे यूरोपीय प्रेसिडेंट थे या यूरोपीय पर्सन थे जो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, विलियम बेडरबन एक तो 1910 में रहे थे और प्लस याद रखिएगा 1889 में भी ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो 2 बार प्रेसिडेंट। तो एकमात्र यूरोपीय जो कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, या एकमात्र अंग्रेज जो कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, वो कौन है? विलियम बेडरबन। कब कब रहे? 1910 में रहे और एक बार 1889 में भी ये प्रेसिडेंट रहे थे, याद रखेंगे। तो विलियम बेडरबन के बारे में एक चीज और बता दूं। विलियम बेडरबन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी हुई है। तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बायोग्राफी लिखने वाले कौन है? विलियम बेडरबन ही है, ये चीज याद रखेंगे। 1907 के सूरत विभाजन के बाद नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस का पुनर्मिलन, तिलक जेल में थे। ठीक है, पुनर्मिलन की प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट होती है, इन्हीं के टाइम से डिमांड होने लगी थी। पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 का मूल्यांकन हुआ था इन्हीं के समय। ठीक है, तो ये कुछ चीजें यहां पर हम लोग को होती हुई इनके टाइम में दिखाई दी जाती है। पृथक निर्वाचन मंडल जो 1909 के एक्ट द्वारा मिला हुआ था, उसकी कड़ी निंदा इस सेशन में की गई थी। अगले सेशन की बात करते हैं। अगला सेशन होता है 1916 में और यह सेशन कहां था? लखनऊ में फिर से होता है। लखनऊ का सेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे, एसी मजूमदार। ठीक है, मजूमदार क्या थे? यहां पे एज ए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। यह कांग्रेस का 31 नंबर का सेशन हुआ था, नेशनल लेवल का। अंबिका चरण मजूमदार यहां पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है? लखनऊ पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, उस गरम दल को पुनः कांग्रेस में शामिल भी कर लिया जाता है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर हम देख सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, लखनऊ पैक्ट जो मुस्लिम लीग के साथ हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि गरम दल वालों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो 1925 में कानपुर सेशन होता है कांग्रेस का। कानपुर सेशन होता है। यह कांग्रेस का कौन सा? 40वां सेशन था। और सरोजिनी नायडू ये आपकी यहां पर प्रेसिडेंट बनाई जाती है। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, भारतीय महिला, ये जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के तौर पर यहां पे इनको जाना जाता है यहां पर। बट इतना जरूर याद रखिएगा, अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तब एनी बेसेंट, पर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यहां पर कौन हो जाएंगी? तो याद रखेंगे आपका सरोजिनी नायडू का नाम आता है यहां पर, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद से हम बात करें यहां पर इस सेशन की खासियत क्या रही, तो ये सेशन की खासियत रही असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा के बाद के उपरांत पुनर्निर्माण का काल, महिला नेतृत्व के नए युग की शुरुआत। एनी बेसेंट 1917 में बनाई गई, तो 1925 में यह बनाई गई। हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी खादी अपनाना और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे प्रोग्राम। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस सेशन में पहली बार फ्लैग सॉन्ग गाया गया था, झंडा गीत गाया जाता है। ठीक है, 1925 के कानपुर सेशन में पहली बार फ्लैग सॉन्ग गाया गया था। और इंडिया का फ्लैग सॉन्ग क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लिखने वाले राइटर का नाम मैं बता देता हूं, श्यामलाल पार्षद या श्यामलाल गुप्त। ठीक है,
इसके आपके राइटर माने जाते हैं, जिन्होंने आपका इंडिया का फ्लैग सॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। 1936 में फिर से सेशन होता है, कहां पर? लखनऊ। यहां पर लखनऊ में क्या होता है? फिर से कांग्रेस का सेशन होता है और इस बार प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ये 49 नंबर का सेशन था, प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैचारिक बदलाव यहां पे दिखाई देता है। नेहरू द्वारा समाजवादी एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है कांग्रेस के सामने। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का उन्मूलन, पूंजीवाद के उन्मूलन, साम्राज्यवाद के उन्मूलन। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहां पर सोशलिस्ट यहां पर थ्योरी रखी जाती है। कृषि सुधार से संबंधित तमाम तरह के, जैसे यहां पर जमींदारी प्रथा के समाप्त किए जाने का, किराया कम करना, ठीक है, कृषि ऋण मुक्ति, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम तरह की बातें यहां पर रखी जाती है। यूपी के किसानों की लामबंदी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव में भाग लेने पर विचार विमर्श होता है यहां पर। ठीक है, हालांकि इसके बाद कांग्रेस फाइनली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ही जाती है, यहां पर याद रखेंगे। तो ये आपका सेशन हो गया। और लास्ट सेशन कहां होता है? यूपी के मेरठ में होता है। ये मेरठ में सेशन होता है 1946 में। ये 55 नंबर का सेशन था। आचार्य जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। जेबी कृपलानी आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ऐतिहासिक मेल का पत्र, स्वतंत्रता से पूर्व का अंतिम अधिवेशन। भारत की आजादी से ठीक पहले कांग्रेस का अंतिम सेशन, आजादी से ठीक पहले जो अंतिम सेशन हुआ था वो कहां था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन योजना, अंतरिम सरकार और बढ़ती सांप्रदायिकता हिंसा का दौर था। ये राष्ट्रीय आंदोलन से शासक दल बनने की ओर अग्रसर हो रही थी। कौन? कांग्रेस यहां पर दिखाई देते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। इसी सेशन में जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, टू नेशन थ्योरी को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष भारत की मांग, संविधान सभा की प्रक्रिया का समर्थन इस सेशन में किया जाता है। हालांकि जेबी कृपलानी, यह भी पूछा गया कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? तो जेबी कृपलानी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय। हालांकि भारत की आजादी के जस्ट बाद जेबी कृपलानी जी ने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था और इनके बचे हुए टेन्योर को कंप्लीट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे कंप्लीट करने का काम किया था। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें, यूपी में सर्वाधिक आईएनसी अधिवेशन किस शहर में हुए? ठीक है, यूपी में पूछा गया तो इलाहाबाद में और लखनऊ में 3-3 सेशन आपके कंडक्ट कराए गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन रहे? तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे, कई बार तिलक का नाम दे दिया जाता है ऑप्शन में। ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन का महत्व, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी एजेंडा किसने प्रपोज किया? इस तरह के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लखनऊ चूंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी, और चूंकि हम लोग को यूपी पीसीएस देना है, तो यूपी का एग्जाम और यूपी में कांग्रेस के सेशंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना। सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहां पर द आईएएस हब ने अपना एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है संकल्प बैच। संकल्प बैच की खासियत मैं ये बता दूं कि जो ये हमारा संकल्प बैच है, ये फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच और उसके साथ साथ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैच अलग अलग सेपरेट चलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा रीजन है अलग अलग चलाने का, क्योंकि जो मेंस होता है ना, मेंस में शब्दों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप मेंस आंसर राइटिंग करते समय कैसे कैसे शब्दों को चूज कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी के जो टर्मोलॉजी होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं लिखने में, इसलिए कभी भी आप बाइलिंगुअल क्लास करके इन चीजों को नहीं कर पाएंगे, स्पेशली टर्मोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो इसलिए हमारा बैच ये सेपरेट रखा गया है, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। अगर आप किसी भी तरह का इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं हमारे बैच से रिलेटेड, 9560082909 पर 24x7 कभी भी कॉल करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। 22 जून से
बैच लॉन्च हो रहा है। यहां पर मैं बता दूं कि इस बैच में एमके सर के लीडरशिप में पूरी की पूरी ये टीम आपको दिख रही है जो आपको इस बैच में टीच करने वाली है। ठीक है, अब इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। जैसे दो तरह के बैचेज हमारा, लाइट बैच और यहां पर प्रीमियम बैच। लाइट बैच में ये आपके जो टोटल 5 फैसिलिटीज हैं ये मिलेंगी, जबकि हमारा जो प्रीमियम बैच है इसमें ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। लाइट बैच की वैलिडिटी 2 ईयर और यहां पे प्रीमियम बैच की वैलिडिटी 4 ईयर होने वाली है। इन सारी चीजों के साथ साथ अगर आप प्रीलिम एग्जाम अपना हमारे बैच में एडमिशन ले लेते हैं और प्रीलिम एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फी आपको रिफंड कर दिया जाएगा और आगे की आपकी प्रिपरेशन यानी मेंस और इंटरव्यू का सफर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कराया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहां मेंटोरशिप यूपीपीसीएस के टॉपर्स के द्वारा दिया जाता है और हमारी हर क्लास के बाद आपको एक डाउट सेशन दिया जाता है जो जूम के थ्रू होता है और उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड डाउट आप उसी दिन अपना क्लियर कर लेते हैं। तो इतना कुछ मिलने वाला है इस बैच में। अगर आप यूपीपीसीएस के बारे में सोच रहे हो तो एक आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।